नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जर्मनी से लगभग 70,000 करोड़ रुपए में 6 आधुनिक पनडुब्बियों की खरीद और इजरायल से रैम्पेज मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। अब सवाल यह है कि आखिर ये सौदे क्यों जरूरी हैं? क्या हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना की क्षमता इतनी कमजोर है कि हमें इतने बड़े रकम को खर्च करने की आवश्यकता है? साथ ही यह केवल हथियार खरीदने का मुद्दा नहीं है। यह है भारत की सुरक्षा, रणनीति, विदेश नीति और भविष्य की तैयारी का एक हिस्सा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप आज हम इस टॉपिक को समझेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि जीएस का पेपर 2 जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीएस का पेपर 3 जो कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस से संबंधित है, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा निबंध के प्रश्न पत्र में या इंटरव्यू में भी जो है इससे काफी सारे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक है भारत का नया दांव, पाकिस्तान घबराया। इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, भारत सरकार वायुसेना और नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए दो बड़ी डील जो है वो करने की तैयारी में हो गई है। पहली डील रक्षा मंत्रालय और मचगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड की है, जो कि जर्मनी से 6 सबमरीन खरीदने वाली है। और सरकार ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत भारत में बनने वाले इन पनडुब्बियों की खरीद को लेकर बातचीत शुरू करने की मंजूरी जो है दे दी है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो डील है वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। वहीं भारत सरकार ने इजरायली रैम्पेज एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बड़ी खेप को भी खरीदने की भी जो है वह घोषणा कर दी है। और सूत्रों के अनुसार अगर हम बात करें तो यह ऑर्डर जल्द ही फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से पूरा हो जाएगा। रैम्पेज मिसाइल यह वही मिसाइल है दोस्तों जिसका ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने यानी कि हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर स्थित आतंकी मुख्यालयों को जो है वो सटीक हमले से तोड़ दिया था, मार गिराया था। आइए इस चीज को और भी समझते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो तस्वीर है, यह ये आपका जो है ये पनडुब्बी की तस्वीर है। और आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P-75 इंडिजीनियस या इंडियन सबमरीन फॉर इंडियन नेवी के जो है वो बात हो रही है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है वो कह दिया गया है कि ये काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। दूसरा, हमने जब रैम्पेज के बारे में बात किया तो हमने मुरीद के और बहावलपुर का नाम लिया। तो रक्षा मंत्रालय ने जनवरी में जर्मन कंपनी है जिसका नाम है थीसेन क्रूप मरीन सिस्टम, उसके साथ बात की है। और उसके साथ बात करके एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम वाली 6 पनडुब्बियों को बनाने के लिए मझगांव डॉकयार्ड के साथ साझेदार के रूप में उसे चुना है। रक्षा अधिकारियों के द्वारा यह भी जानकारी मिली है कि रक्षा मंत्रालय और एमडीएल, एमडीएल का मतलब है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, के बीच इस महीने के आखिरी तक यह प्रक्रिया पूरी होने की भी उम्मीद है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना अगले 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी चर्चा करेगी और फाइनल मंजूरी मिल जाएगी, इसकी पूरी उम्मीद जाहिर कर दी जा रही है। रक्षा मंत्रालय का मकसद यह है कि देश में पारंपरिक जो पनडुब्बियां हैं उन पनडुब्बियों के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की स्वदेशी क्षमता को जो है वो विकसित कर लिया जाए। ट्रेडिशनल जितने भी आपके आपके डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं, यानी कि जो पानी के अंदर बहुत देर तक नहीं रह सकती हैं, उन्हें कुछ दिनों तक सतह पर आकर बैटरी चार्ज करना पड़ता है। तो इससे जो है उन्हें दुश्मनों के रडार में और सैटेलाइट में पकड़ में आना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। तो उनके जगह जो है इन पनडुब्बियों को लाया जाएगा, क्योंकि ये पनडुब्बियां 3 हफ्ते तक पानी के भीतर रह सकेंगी और ये पनडुब्बियां एडवांस सबमरीन है। और इसी समस्या के लिए जो है वह एआईपी सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है। एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में जो है बात किया जा रहा है। और इस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है क्योंकि एआईपी सिस्टम वाले जो भी सबमरीन है वह 3 हफ्ते तक जो है वो पानी के अंदर रह सकते हैं। भारत के बारे में और भी बात करें दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार के हैं। फ्यूल सेल के जरिए चलने वाला एयर इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑक्सीजन स्टोर करके पावर जनरेट करेगा और यही इसके लिए एक फ्यूल का काम करेगा, जिससे पनडुब्बी लंबे समय तक जो है वो ऑपरेट की जा सकती है। ठीक। अब भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है।
कलवरी क्लास की और अभी डीजल इलेक्ट्रिक है, लेकिन इन्हें डीआरडीओ के फ्यूल सेल बेस्ड एआई सिस्टम से जो है वो लैस करने के बारे में बात की जा रही है। एआईपी के बारे में बात करें यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के बारे में बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इंजन जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, इसको स्टर्लिंग इंजन कहा जाता है। स्टर्लिंग इंजन यानी कि ऐसी जो क्षमता अगर हमें देखने को मिलेगी तो स्वीडन के पास है, जापान के पास है, और ये बंद कमरे में ऑक्सीजन और ईंधन, ईंधन का मतलब चाहे लिक्विड ऑक्सीजन ले लीजिए चाहे डीजल ले लीजिए, को जलाकर जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, और ये काफी किफायती जो है वह तकनीक है। दूसरी जो आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है जो कि एआईपी टेक्नोलॉजी है, और ये फ्यूल सेल एआईपी टेक्नोलॉजी है जो कि जर्मनी और भारत के पास है। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर, यानी कि हाइड्रोजन जनरेटर आप देख रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज दिख रहे हैं यहां, ये हाइड्रोजन जनरेटर है, ये लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज है, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली पैदा करती है। काफी शांत होती है, इसमें वाइब्रेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, और यही कारण है कि इस पनडुब्बी को पकड़ पाना काफी मुश्किल है। तीसरा जो इंजन है जिसके बारे में हम बात करें दोस्तों, ये तीसरा इंजन आपको देखने को मिल रहा है जो कि क्लोज साइकिल डीजल इंजन है, और ये टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास है, और यह सामान्य डीजल इंजन है, लेकिन इसमें लिक्विड ऑक्सीजन का जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन प्रकार का इंजन हमने देखा। ये पहले प्रकार का इंजन जिसके बारे में हमने कहा कि जापान और स्वीडन के पास इसकी टेक्नोलॉजी है। ये दूसरे प्रकार का इंजन जिसके बारे में हमने कहा कि भारत और जर्मनी के पास ये टेक्नोलॉजी है, और ये तीसरे प्रकार का इंजन जो कि फ्रांस के पास ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। अब भारतीय नौसेना ये चाहती है कि अगले 10 साल में अपनी लगभग वो 10 पनडुब्बियां जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी की है, उन सारे पनडुब्बियों को जो है हटा दे, और इस दौरान उनकी जगह पर नई पनडुब्बियों को लाने की आवश्यकता है। और इसके लिए कवायद जो है वो बहुत तेज कर लिया गया है, और इसके लिए भारत सरकार ने परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह की कई पनडुब्बियों के परियोजनाओं को जो है मंजूरी दे दी है। भारत के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारतीय इंडस्ट्री जो है वो 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने पे काम कर रही है। इसमें सबमरीन बिल्डिंग सेंटर के साथ प्राइवेट सेक्टर और कई सारी दिग्गज कंपनियां जैसे कि L&T भी जो है अहम भूमिका निभा रही है। आपके स्क्रीन पर ये जो दूसरी तस्वीर देख रही है दोस्तों, ये रैम्पेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये इजरायली मिसाइल है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में जो है इसने अपना कारनामा दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर में जब इससे बहुत बड़ी सफलता मिली, और इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल का रुतबा जो है इसके बाद बढ़ गया, और इन मिसाइलों का इस्तेमाल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय मुरीद के और बहावलपुर के आतंकी ठिकानों को गिराने में किया था। इसलिए भारतीय वायुसेना सभी बेड़े में इसको रखना चाहती है, और बाकी प्लेटफॉर्म के एकीकरण के ऊपर भी जो है योजना बना रही है। रैम्पेज मिसाइल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो मारक क्षमता है वह 150 से लेकर 200 किलोमीटर तक है, और यह दुश्मन के कमांड सेंटर, उनके एयरबेस, उनके हथियार डिपो, उनके रडार स्टेशन जैसे हाई वैल्यू टारगेट को भी जो है वह सटीकता से नष्ट कर सकती है। सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों, मैक 2 और मैक 3 के स्पीड से जो है यह चलती है, और इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना काफी कठिन है। इसकी साइज आप देख रहे हैं लगभग 4.7 मीटर का मिसाइल है। वजन की बात करें तो लगभग 570 किलो का वजन है, और यह हल्का है, कॉम्पैक्ट बनाया गया है ताकि किसी भी फाइटर प्लेन में जो है इसको लगाया जा सके। जैसे कि हम बात करें तो F-15 हो गया, F-16 हो गया, F-35 हो गया, भारत का सुखोई हो गया, या सुखोई 30 MKI हो गया, जैसे जो भी जेट्स हैं इससे इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब जब हमने पूरे टॉपिक को देखा तो हमने टॉपिक के बारे में बात किया, ये आप देखिए रैम्पेज के बारे में पूरी की पूरी जानकारी है। तो हमने इस पूरे टॉपिक पे जो बात किया, हमने सबमरीन के बारे में बात किया कि भारतीय नौसेना जो है वो नए सबमरीन के बारे में कर रही है, और भारतीय जो नौसेना है उसके पास लगभग 16 जो है वो पुरानी सबमरीन है जो काफी पुरानी हो चुकी है, जिसमें से एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत, जो कि आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है, ये अरिहंत क्लास की है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, और ये एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक, अब भारतीय सेना चाह रही है अपने आप को अपडेट करना, क्योंकि भारत की लड़ाई अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ आपको स्थिति समझ में आ ही रही है, चीन के साथ आपको स्थिति समझ में आ रही है। अब भारत के पास एक ऑपरेशनल न्यूक्लियर सबमरीन है जिसका नाम है INS अरिहंत। अब भारत का पड़ोस में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो चीन। चीन के पास अगर हम बात करें तो 60 से अधिक सबमरीन है,
और चीन इसी के माध्यम से इंडियन ओशन में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के साथ अभी हाल में जिस प्रकार से तनाव हमें देखने को मिला, पाकिस्तान भी जो है वो भी एडवांस सबमरीन जो है वो चाइना से ले रहा है। और हमें पता है कि अगर हम मैप पे इस पूरे कंडीशंस को देखें, ये इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन आपको देखने को मिल रहा है। और इस इंडो पैसिफिक रीजन को अगर आप मैप पे देख रहे हैं दोस्तों, तो पूरे विश्व का 90% जो व्यापार, जो ट्रेड हमें देखने को मिलता है, वो इसी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ठीक, अब चाइना जो है वो अपने आप को क्या कर रहा है, यहां बहुत ही ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि इंडिया जो है वो आपका घर है और घर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, दीवार जो है वो घिरी हुई है, लेकिन दरवाजा पे जो ताला लगा हुआ है वो काफी कमजोर है। अब अगर पड़ोसी बार बार घर में ताक झांक कर रहा है, तो हमें भी क्या करना होगा, अपने घर का जो ताला है उसे स्ट्रांग करना होगा। और ये स्ट्रांग कौन करेगा, ये स्ट्रांग जो सबमरीन है, जो पनडुब्बियां हैं, वही स्ट्रांग करेंगे। पहले के जमाने में जब लड़ाइयां होती थी तो लोग कहते थे चलो भैया तलवार निकालो, घोड़े को दौड़ाओ, दुश्मन के किले पर चढ़ाई करो। लेकिन आज समय चेंज हो चुका है, अब घोड़ा नहीं चाहिए, अब जेट से बटन दबाओ, 200 किलोमीटर पे कोई टारगेट है, सीधे उनकी चौकियों को जो है वो क्या कर दो, गायब कर दो। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारत जो ये पनडुब्बी के ऊपर काम कर रहा है, भारत जो ये रैम्पेज मिसाइल के बारे में बात कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि चीन के पास अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है ना, फ्लीट है। यानी कि 60 से अधिक जो है सबमरीन पनडुब्बियां जो है वो चाइना के पास है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमने तो इस क्षेत्र के बारे में बात किया ही, एक और कंडीशन हम देखें, मैप पर आप साउथ चाइना सी देख रहे हैं दोस्तों, साउथ चाइना सी, और दूसरा आपने यहां इंडियन ओशियन देखा। अब चीन क्या कर रहा है, चीन धीरे धीरे अपनी मजबूती जो है वह, ये साउथ चाइना सी आप ले लीजिए यहां, और ये पूरा का पूरा हमने इंडियन ओशियन की बात की। चीन अपनी उपस्थिति यहां धीरे धीरे बढ़ा रहा है, चीन अपनी मौजूदगी धीरे धीरे यहां बढ़ा रहा है। और चीन की जो एक रणनीति है, स्प्रिंग ऑफ पोल्स यानी कि मोतियों की माला, इस रणनीति के माध्यम से जो है वो भारत को घेरने का जो है प्रयास कर रहा है। इस रणनीति के माध्यम से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आपको ग्वादर दिख रहा है, श्रीलंका में आपको हम्बन टोटा दिख रहा है, बांग्लादेश में आपको चिटगांव दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोर्ट्स को क्या कर रहा है, इस सारे के सारे पोर्ट्स को जो है यह किराए पर इसने ले लिया है, किसने, चाइना ने। और इसके माध्यम से इसने क्या किया है, भारत को घेरने का पूरा कोशिश किया। अब भारत के पास अगर आधुनिक AIP वाली आधुनिक सबमरीन होगी तो क्या करेगा, वह चीन का जवाब जो है वो मजबूती से दे सकेगा। यानी कि अगर हम इसको और आसान भाषा में समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि चीन समुद्र को अपनी मोनोपोली यानी कि एक छत्र अधिकार वाला क्षेत्र बनाना चाहता है। और उससे लड़ने के लिए अगर हम छोटी छोटी नावों को लेकर जाएंगे तो क्या होगा, तो उनका जो एयरक्राफ्ट करियर है हमारी नावों को दबा देगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें एडवांस सबमरीन की आवश्यकता होगी, तभी गेम जो है, तभी खेल जो है वो बराबरी का होगा। चलिए, हमने चीन के बारे में बात कर ली, अब पाकिस्तान के बारे में सोचिए दोस्तों। जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान भी एडवांस सबमरीन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, तो चीन से मांग रहा है। और उसकी कोशिश क्या होगी, तो पाकिस्तान की कोशिश होगी कि जो ये अरब सागर का क्षेत्र है, इस अरब सागर के क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करना। क्यों मजबूत करना, क्योंकि यहां अपने आप को मजबूत अगर पाकिस्तान करता है तो भारत के जो सप्लाई लाइंस है, इस सप्लाई लाइंस को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो आपको सबमरीन की आवश्यकता समझ में आई, पाकिस्तान के संदर्भ में क्यों आवश्यकता है और चाइना के संदर्भ में भारत को क्यों आवश्यकता है। ठीक, चलिए दूसरा हमने बात किया रैम्पेज मिसाइल की क्यों आवश्यकता है, जो कि इजराइल से ले रहा है। तो पाकिस्तान के दो जगह हमने देखा कि एकदम सटीक आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। और पाकिस्तान के जो भी रणनीतिक ठिकाने हैं, जो भी स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं, चाहे उनका रडार हो, चाहे उनका कमांड सेंटर हो, चाहे उनके बंकर्स हो, इस रैम्पेज मिसाइल से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको निशाना बना सकते हैं। तो इससे पाकिस्तान का जो डिफेंस प्लानर है वो दबाव में आएगा कि भारत के पास अब भैया लॉन्ग रेंज के हमला करने वाली जो है वो क्षमता बढ़ गई है। ठीक, तो दोनों की आवश्यकता समझ में आई। अब भारत जो है वो जर्मनी के साथ ये सबमरीन में काम कर रहा है। ये आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि जर्मनी के साथ ही क्यों। दोस्तों, जर्मनी से जब सबमरीन का डील भारत कर रहा है तो जर्मनी से केवल तकनीक नहीं ले रहा है, केवल टेक्नोलॉजी नहीं ले रहा है, बल्कि जर्मनी जो है वो भारत का एक भरोसे का प्रतीक है।
इजराइल के बारे में अगर हम बात करें तो इजराइल से अगर भारत रैम्पेज मिसाइल ले रहा है तो इंडिया इजराइल का टेस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस प्रकार से इजराइल ने सबसे पहले आकर कहा कि हम भारत के साथ हैं। तो इसका संदेश साफ है कि भारत किसी भी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत अपने हथियारों के लिए ना रशिया के ऊपर निर्भर है, ना फ्रांस के ऊपर निर्भर है, ना जर्मनी के ऊपर निर्भर है, ना इजराइल के ऊपर, ना अमेरिका। भारत जो है वो इसमें क्या है, एक देश के ऊपर निर्भर ना रहकर भारत चाहता है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से अपना ऑटोनॉमी जो है बना के रखे, मतलब स्वायत्त रहे, भैया हमको जहां से अच्छा मिलेगा हम वहां से लेंगे। मतलब आप अगर इसको और साधारण भाषा में समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी सामान केवल एक दुकान से खरीदेंगे तो दुकानदार क्या करेगा, मनमानी करेगा। लेकिन आपके पास तीन चार दुकान का ऑप्शन रहेगा तो आप क्या देखेंगे, आप बेहतर क्वालिटी ढूंढेंगे। और जब बेहतर क्वालिटी ढूंढेंगे, बेहतर दाम ढूंढेंगे, तो इससे क्या होगा, तो इससे जो है वो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ जाएंगे, आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा आ जाएंगे। और यही भारत की विदेश नीति की अब की समझदारी है कि भारत फ्रांस हो, जर्मनी हो, इजराइल हो, आपका यूएसए हो, रशिया हो, उन सबके साथ जो है वह हथियारों पर पूरी की पूरी चर्चा कर रहा है। और इसीलिए अमेरिका कहीं ना कहीं जो है वो भारत के ऊपर गुस्सा भी है। अच्छा, दूसरा आपने देखा होगा कि भारत इस समय मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है। भारत, आपने सुना होगा 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा स्वदेशी के बारे में बात किया, उन्होंने सेल्फ रिलायंस के बारे में बात किया। और जर्मनी के साथ जो भारत ने ये सबमरीन पे डील की है उसके लिए क्या किया है, तो भारत का जो एमडीएल है, एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, उनको कहा है कि भैया तुम मिलकर जो है वो क्या करोगे, बनाओगे। यानी कि जो भी पनडुब्बियां बनेंगी वो पनडुब्बियां कहां बनेंगी, तो भारत में ही बनेंगे। इसका फायदा क्या होगा, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा, भारत में शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री जो है उसका विकास होगा। इसका फायदा क्या होगा, जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका ट्रांसफर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि बात को आप समझ रहे होंगे। अब रैम्पेज मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो भारत अगर रैम्पेज मिसाइल को ही डील कर रहा है तो भारत के डिफेंस रिसर्च को इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक बूस्ट करेगा। क्योंकि इसराइल अक्सर जो है वो भारत के साथ को डेवलपमेंट की, मतलब मिलकर जो है वह किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो चर्चा करता है। अच्छा, इससे एक चीज और भी होगा, इससे एक तरह से अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय और वैश्विक संदेश भी जाएगा, रीजनल और ग्लोबल मैसेज भी जाएगा। रीजनल और ग्लोबल मैसेज कैसे जाएगा, इंडो पैसिफिक, यानी कि अभी हमने जो मैप पर बात की, आपके साथ जो चर्चा की, ये जो इंडो पैसिफिक का पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के लिए भारत का मजबूत होना जो है वो जियो पॉलिटिक्स का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। यानी कि, और इस क्षेत्र के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं इंडो पैसिफिक के बारे में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि इस क्षेत्र में आपको अमेरिका भी दिख रहा है, इस क्षेत्र में आपको जापान भी दिख रहा है, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब है। और सबका उद्देश्य क्या है, तो सबका उद्देश्य ये है कि ये जो चाइना यहां बैठा हुआ है, इस चाइना को बैलेंस करना है। ठीक। और भारत इस डील के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, भारत इस डील के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि भारत केवल रीजनल पावर नहीं है बल्कि वह ग्लोबल मैरीटाइम पावर भी है। और भारत अपने ट्रेड रूट्स और पार्टनर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। ठीक। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, देखिए ये डील कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो आप व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए भी जो है एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश कैसे है, संदेश ये है कि सरकार केवल वर्तमान के बारे में नहीं सोच रही है, केवल आज के बारे में नहीं सोच रही है। सरकार ये सोच रही है कि आज से 20 साल 30 साल के बाद क्या हो सकता है। यानी कि अगर हमें कोई भी रणनीति बनानी है, कोई भी प्लान बनाना है, तो हमें 20-30 साल आगे का सोचकर बनाना है। पनडुब्बियों के बारे में बात करें, मिसाइल के बारे में बात करें, तो ये तुरंत थोड़ी इस्तेमाल होने वाला है, बल्कि आने वाले भविष्य में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का खात्मा करने के लिए हमें तैयार रहना है। तो इससे हम सबको क्या समझ में आता है, अगर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो भैया स्टूडेंट्स के लिए ये समझ में आता है कि पढ़ाई और करियर में कभी भी शॉर्टकट नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। केवल आज की मत सोचो, आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे के बारे में सोचो। दूसरा क्या समझ में आता है, दूसरा ये समझ में आता है कि तैयारी हमेशा पहले की जाती है। अब ये नहीं कि युद्ध शुरू हुआ है और हम हथियार खरीदने चले गए। तो जीत उसी की होती है जिसने पहले से तैयारी कर रखी है। परीक्षा के समय किताब खोलकर रात भर पढ़े और उसके बाद कहें यार नंबर वे नहीं आया।
फॉर्म आ गया तो उसके बाद जो है वो फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करें, उसके बाद सिलेक्शन ही नहीं होता है भाई। मोदी जी वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं, योगी जी वैकेंसियां नहीं निकाल रहे हैं, पेपर बड़ा टफ हो गया है। तो भाई आपका थोड़ी सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसने बहुत पहले से प्रैक्टिस करना शुरू किया है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत ने जर्मनी से डील की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण होगा, मतलब भारत की निर्भरता दूसरों पे घटेगी, भारत कुछ सक्षम होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत में स्किल डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। और एक देश की लीडरशिप तभी मजबूत मानी जाएगी दोस्तों, जब वह अपनी जनता के भविष्य को जो है वह सुरक्षित रख सके, जब अपने जनता की सुरक्षा के बारे में जो है वो सोच सके। तो युवाओं के लिए अगर हम लीडरशिप की बात करें तो युवाओं के लीडरशिप का मतलब केवल मुंह से नहीं कि हम लीडर हैं, बल्कि उसका एक प्लान बनाना होगा, उसकी तैयारी करनी होगी कि कैसे हम साथियों को सुरक्षा दे सके। तो साथियों, बात इतनी सी है कि ये जो सबमरीन है, ये जो मिसाइल है, ये जो इसकी पूरी डील है, ये कोई शॉपिंग मॉल की खरीदारी नहीं है कि आज पसंद आया कल ले लिया। ये फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हमारे बगल में बैठे हुए हैं और मौके की तलाश में है कि कब हम भारत को जो है भैया हमला कर दें। तो इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। बात आपको समझ में आई? और भारत की नीति हमें यही सिखाती है कि राष्ट्र हो या व्यक्ति, असली शक्ति केवल शब्दों से नहीं आती, बल्कि तैयारी, दृष्टि और आत्मनिर्भरता से आती है। यह सौदा भारत की सामरिक मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही हमारे युवाओं के लिए संदेश ये भी देता है कि आपके जीवन में संतुलन बनाएं, दूरदृष्टि रखें और लगातार खुद को जो है वो सक्षम बनाते चले। क्योंकि याद रखिएगा, ताकत का मतलब लड़ाई करना नहीं होता है, बल्कि ताकत का मतलब होता है लड़ाई को रोक देना। और असली शक्ति वही है जो व्यक्ति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए होती है। इसलिए साथियों, जब भी आप पढ़ाई करें, करियर बनाएं या कोई बड़ा निर्णय लें, ये सबमरीन और मिसाइल डील को आप याद रखिएगा। जो आज आप तैयारी करते हैं वही कल सुरक्षित और मजबूत होता है। जो आप आज दूरदृष्टि देखते हैं वही कल का नेता बनता है। भारत ये कर रहा है, अब आपकी बारी है, आप सबकी बारी है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको जो है वो समझ में आया होगा। कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। दोस्तों, तक्षशिला आईएएस का जीएस फाउंडेशन बैच है जिसमें अब अपकमिंग क्लासेस आपको 8 सितंबर से देखने को मिल रही है मिडाइवल हिस्ट्री की, फिर 6 अक्टूबर से बलिया में ये ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। दिल्ली के टीचर बलिया आकर पढ़ा रहे हैं और पूर्वांचल में ये पहली बार हो रहा है दोस्त। पूर्वांचल में लोग आईएएस बनना है दिल्ली जाओ, आईएएस बनना है प्रयागराज जाओ, आईएएस बनना है पटना जाओ। अब वहां जाके बहुत सारा पैसा खर्चा करो, बहुत कम पैसे में, और आपको मैं बताऊं बहुत ही कम पैसे में आप बलिया में ऑफलाइन क्लासेस करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस ऑनलाइन नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। और ये पूरी टीम है जिसके मार्गदर्शन में आपको क्लासेस करने। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।